Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to this series of lecture on structural dynamics. In the last lecture, we discussed the Duhamel's integral and the step force with finitized time and the finitized time separately. And in today's lecture, inshallah, we'll be discussing the pulses, different sort of pulses, and we'll look for the solution, different solutions that are available for the response of pulses. So what exactly the pulse is? An important class of excitation that consists essentially of a single pulse is shown in the figure. So a pulse will look like this. There will be one single pulse, there would be nothing else. So it's very much close to the, like we have done in the step force. Just the step force में क्या था, the same sort of responses आप देखेंगे कि look जो होगी there would be more or less would be the same and different. कभी triangular होगा, कभी step होगा, but there would be one single. There would not be repetition of that pulse again and again. वन सिंगल पल्स होगी, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास ब्लास्ट के फोर्सेस होते हैं उस तरीके से एयर प्रेशर जनरेटेड ऑन अ स्ट्रक्चर ड्यू टू अबव ग्राउंड ब्लास्ट और एक्सप्लोजन जब होगा तो उसके ऊपर भी एक सिंगल पल्स आ जाएगी। लोड पीक तक पहुंचता है और फिर वो रिड्यूस होता है, या फिर लोग एक स्टेप फोर्स की फॉर्म में आ जाएगा या फिर साइन पल्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो डिफरेंट पल्सेज हैं जो हम देखेंगे। तो एयर प्रेशर जो जनरेट होता है ऑन अ स्ट्रक्चर ड्यू टू अबव ग्राउंड ब्लास्ट एक्सप्लोजन आर एसेंशियली अ सिंगल पल्स. So the application of the single pulse, you can find the application of the single pulse on the study of the air pressure generated due to the above ground blast or explosion. So these forces can be idealized, and a single pulse can usually be idealized by simple shapes such as those shown in the figure on the next slide. I will show the different sort of pulses. So depending upon the type of blast, it's not always the type of blast, then always it is the blast that would create these sort of pulses. Different, I think, जो मशीनरीज हैं they can also produce the pulses as well, but जो simplified एक assumption है जो कि डेली उसमें है, डेली इसमें तो लम्हा फरमा ना नज़र आए, जो कि हमें अपनी सराउंडिंग में बाज़ का सुनने को नज़र आ जाती है। तो जो ब्लास्ट की वजह से जो एक्सप्लोजन होते रहे हैं और जो उसकी वजह से एयर प्रेशर जनरेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस टाइप की फोर्सेज लेती हैं, दोज टाइप ऑफ फोर्सेज आर नॉन एज द पल्सेज. तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो पल्सेज हैं दे आर शोन इन दिस. सो दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। स्टेप फोर्स जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में आपने देखा तो स्टेप फोर्स थी, ज़ीरो से जब टाइम ज़ीरो था उससे एक पीक पर पहुंचती है एंड देन स्टेज कांस्टेंट. तो वहाँ ये था स्टेप फोर्स में कि दैट स्टेज कांस्टेंट काफ़ी देर तक है. यहाँ ये हो रहा है कि एक टाइम टी के ऊपर वो दोबारा अपने रिड्यूस होकर ज़ीरो पर आ रही है, ठीक है। तो ये एक सिंगल पल्स हो गई, ये एक हाफ साइन पल्स हो गई है. साइन जिस तरह आपने साइनोसाइडल फोर्स देखी थी उसमें ये रिपीटेशन थी, ये हाफ साइकिल है. एक और आप डाउनवर्ड बना लेंगे तो फुल साइकिल हो जाएगा, और अगर इसकी रिपीटेशन हो जाएगी तो फिर ये सिंगल पल्स नहीं रहेगी. तो दिस इज हाफ साइकिल सिंगल पल्स. एंड दिस इज जो है वो ट्रायंगुलर है, एक रैम्प हुआ है और उसके बाद वो रैम्प रिड्यूस दोबारा ज़ीरो के ऊपर चला गया. तो एक पैरामिड शेप और ट्रायंगुलर शेप इतने उसने बना ली है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं पल्सेस के. हम वन बाय वन जो है इन पल्सेस का रिस्पॉन्सेज देखेंगे, इनके सोल्यूशन देखेंगे, और जो डिफरेंट सोल्यूशन मेथड्स इनके लिए अवेलेबल हैं उनको देखेंगे, और उनमें से हम जो मेथड चूज़ करेंगे वो क्यों चूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत उसकी डिस्कशन होगी. तो लेट्स सी, होपफुली यू विल एंजॉय दिस थिंग. तो इसके अंदर भी तो हमारे पास जो है काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें इसमें पल्सेस को पढ़ने में बिफोर मूविंग टुवर्ड द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा. एंड आई थिंक इससे पहले फिर हमें इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने होंगे ताकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको समझ में आ सकें. तो जो इससे पहले वाले लेक्चर थे, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे उसकी हमने वो न्यूमेरिकल अभी तक नहीं किए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली आज की बाकी जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम देख लेंगे कि जो पल्सेस का रिस्पॉन्सेज हैं वो अगर हम कंप्लीट कर पाएँ तो वो कर लेंगे. एंड देन विल गो टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दोज पल्सेस बिफोर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर, दैट वुड बी द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा एंड देन द एप्लीकेशन ऑन द अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. So the response of the system to such pulse excitation does not reach a steady state. स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंचती वो, ऐसा स्टेट नहीं है. जो अगर रिपीटेड फोर्सेज होती तो फिर जैसे आपने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और ट्रांजिट रिस्पॉन्सेज पढ़े हुए हैं, तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को ये नहीं कंडीशन को पहुंचती. द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल कंडीशन जो है दैट मस्ट बी कंसीडर्ड. जो इनिशियल कंडीशन होती है दैट बिकॉज ऑफ द लोडिंग की वजह से जो कंडीशन उसके अंदर इंड्यूस हो रही हैं वो फिर उसके अंदर बड़े मैटर करती हैं. क्योंकि आपने उससे पहले देखा था कि जो फोर्सेस के ऊपर लगे चली जा रही थी, और हमने जो स्टेप फोर्स थी या जो रैम्प फोर्सेस में हमने देखा था कि अगर उसके एट द एंड ऑफ द फोर्स के ऊपर अगर आपके पास वेलोसिटी या वो ज़ीरो था तो फिर हमने कहा कि वो स्टैटिक रिस्पांस रह जाता है. लेकिन अगर वहाँ कोई वेलोसिटी या कोई डिस्प्लेसमेंट आपको मिलती है तो फिर जो सिस्टम स्टार्टेड जो रिस्पांस था उसका वो इनिशियल वाइब्रेशन वाला रिस्पांस के अंदर आ जाता था, जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस जिसको हम कहते थे. तो यहाँ भी इस किस्म की चीज़ आ रही है कि जो स्टेडी स्टेट है वो कंडीशन
उसके ऊपर रीच नहीं करती, द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल कंडीशन जो है दैट मस्ट बी कंसीडर्ड। तो देखते हैं कि क्या इनिशियल कंडीशन वो इंड्यूस करता है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू सच पल्स एक्साइटेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय वन ऑफ द सेवरल एनालिटिकल मेथड है, जो कि अभी हम लिस्ट कर रहे हैं, उसमें से 2-3 मेथड हैं, किसी एक मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ द क्लासिकल मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स व्हाट वी वर डूइंग सो फार। हम एक फोर्स को आइडेंटिफाई करते थे और उस फोर्स की मदद से फिर हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू लुक फॉर द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंट, हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते थे कि भाई होमोजीनस है, सेकंड ऑर्डर है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, और उसके सोल्यूशन जो अवेलेबल सोल्यूशन थे उस सोल्यूशन को मैज्यूम करते थे। जो एक पूरा प्रोसीजर है, जाहिर सी बात है वो आपने खासी डिटेल में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। भी यार हमने 11th वीक में है, तो सो फार 10 वीक के अंदर हमने खासी डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हमने गेन किया है। तो जो क्लासिकल मेथड है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वो है, और जो लास्ट लेक्चर था वो फिर डोहेमिल्स इंटीग्रल था। ये इवेल्युएटिंग थ्रू डोहेमिल्स इंटीग्रल वी कैन सॉल्व दीज पल्स जो प्रॉब्लम है, इसको हम डोहेमिल्स इंटीग्रल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली वी कैन आल्सो यूज दी एक्सप्रेसिंग द पल्स एज द सुपरपोजिशन ऑफ द 2 और मोर सिंपलर फंक्शन फॉर विच रिस्पॉन्स सोल्यूशन आर ऑलरेडी अवेलेबल, जिसके लिए सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस तरह आप देख रहे हैं स्टेप फोर्स का रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रैम्प फोर्स का रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो साइनोसाइडल फोर्सेज हैं उसका हमने रिस्पॉन्स पढ़ा हुआ है। साइनोसाइडल फोर्स में से अगर हम हाफ साइकिल ले लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को अगर आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ये अगर आपको याद हो कि जब डायनेमिक इन्वायरमेंट जो बिल्कुल इनिशियल लेक्चर थे उसके अंदर भी हमने थोड़ा बहुत इस चीज़ को आपको बतलाया था कि सुपरपोजिशन का भी मेथड होता है। तो ये मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर देयर आर 3 मेथड्स दैट आर अवेलेबल टू इन द सॉल्यूशन इन आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम अंडरगोइंग द पल्स एक्साइटेशन। द फर्स्ट वन वुड बी द क्लासिकल मेथड for solving differential equation, then evaluation of the Duhamel's integral that we discussed in the last lecture, and in the third जो method है वो expressing the as the pulse। और जो पल्स में जो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं उस रिस्पॉन्सेज को हम कुछ मैनिपुलेट करके और इधर उधर छेड़छाड़ के हम अपने लिए फिट इन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से हम इसको करते हैं और कौन सा तरीका हम अपने टेक्स्ट बुक में इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो जो द सुपरपोजिशन अप्रोच इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, इस फिगर के अंदर हमने सुपरपोजिशन, ये जो स्टेप फोर्स थी इसके लिए हमने इलस्ट्रेट किया है फॉर 3 पल्स फोर्सेस। 1 बाय 1 हम देखेंगे स्टेप फोर्स के लिए भी, एंड देन फिर वो हाफ साइकिल के लिए भी, एंड देन लास्टली फॉर द रैम्प के लिए भी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले एग्जांपल पे हम ले रहे हैं द रेक्टेंगुलर पल्स इज द स्टेप फंक्शन P1t। ये जो एक फंक्शन है जो कि t टाइम td तक एक फंक्शन है P1t हम उसको कह रहे हैं, प्लस द स्टेप फंक्शन P2t ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट आफ्टर अ टाइम इंटरवल TD हैज़ पास्ड। ठीक है, तो TD जब पास हो रहा है तो फिर एक दूसरे वो हो रहा है। तो एक जो है वो P1t है जो कि हम दो अलग अलग फंक्शन फोर्सेस के ले रहे हैं। एक वो फंक्शन जो कि लेस देन TD है एंड वो फंक्शन जो ग्रेटर देन TD का है। तो P1t एक अलग फंक्शन के तौर पर ले रहे हैं एंड P2 अलग के तौर पर ले रहे हैं, एंड द सोल्यूशन ऑफ दीज 2 फोर्सिंग फंक्शन P1t एंड P2t आर ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। वी विल लुक फॉर दो सोल्यूशन एंड देन विल कंबाइन दो सोल्यूशन टू गेट द रिस्पॉन्स ऑफ this particular rectangular pulse force. Okay, so but after a time interval TD has passed, so ये जो मैंने आपको बताया ना कि दो फंक्शन, the desired response is the sum of the responses of each of these step function and these responses can be determined readily from the result of the last lecture। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके रिस्पॉन्सेज को हम सम अप करके यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो एक पहला जो फंक्शन है वो P1t है इज इक्वल टू P0 जो कि फोर्सेस की जिस तरह हमने बताया ना, यहाँ के दो फंक्शन है, एक P1t और P2t। अब P1t क्या है, TD तक था, TD तक क्या था, फोर्स P0 था। तो हम P1t को कहेंगे कि P इज इक्वल टू P0 है, बट द टाइम देन वुड बी लिमिटेड टू द TD, एंड देन देयर इज अनदर सेकंड फंक्शन P2t एंड वी आर सेइंग दैट टू बी माइनस P0, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्सिंग फंक्शन, द सेकंड फोर्सिंग फंक्शन वुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन इट वुड बी TD वेयर द फर्स्ट फोर्सिंग फंक्शन वुड एंड। जहाँ फर्स्ट फोर्सिंग फंक्शन एंड हो रहा है वहाँ से हम सेकंड फोर्सिंग फंक्शन को देख रहे हैं। अब ये P2t जो है दैट कैन बी 0, दैट कैन बी माइनस P0, वो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो दो रिस्पॉन्सेज आप देख सकते हैं कि एक प्लस में है और एक माइनस में, इनको हम देखेंगे और इनको हम सम अप कर देंगे। उनमें से कोई भी चीज़ आप जो भी अवेलेबल नॉलेज हो, हो सकता है कि आपको जो P2t है वो आपको 0 मिल रहा हो, जैसे इस केस में नज़र आता है कि TD जो है उसके बाद माइनस में नहीं जा रहा और वो 0 पर आ रहा है, तो फिर हम जो P2 वाला फंक्शन है उसको हम 0 भी कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर हम एक ब्रॉडर रिस्पॉन्स ले लेंगे और उसको फिर आप किसी भी तरीके से अपनी नीड्स के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
राइट। तो इस तरीके से अगर हाफ साइकिल साइन पल्स जो है इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग अ साइन फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड पी नॉट, जो साइन फंक्शन था जिसको हम पी नॉट साइन ओमेगा टी या पी नॉट कॉज ओमेगा टी के हम कह रहे थे, तो वहाँ तो कॉज ओमेगा टी था और पूरी उसकी फ्रीक्वेंसी चले चली जा रही थी। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि उसका हाफ साइकिल है, ठीक है, स्टार्टिंग एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो पी वन टी इन द फिगर, ठीक है, ये फिगर ये आई पी वन टी इन द फिगर। अब हम फिगर बनाएंगे उसमें अंदर दिखाएंगे कि ये पी वन टी, तो ये पी वन टी वाली जो है ये आपने जब हाफ साइकिल पल्स लगाया तो ये जनाब सब चली जा रही है। इसी तरीके से अगर आप टाइम टी डी के बाद एक और वो आ जाती है जो कि यहाँ के सिंगल पल्स है, लेकिन अगर आपके पास एक और पल्स आती है तो फिर हम उसको पी टू टी कह रहे हैं, एंड दैट विल हैव द सेम एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग एट टी इज इक्वल टू टी डी। जब टी आपके पास टी डी था उसके बाद क्या चीज़ हो रही है, वो फोर्सिंग फंक्शन एक और हम ले लेंगे, तब वो ये फोर्सिंग फंक्शन अगर सिंगल पल्स है तो फिर पी टू टी, जिस तरह मैंने आपको वहाँ स्टेप में बताया कि वो भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम एक जनरलाइज केस बना रहे हैं, अगर आप पी वन टी का रिस्पॉन्स देखेंगे तो पी वन टी ये दिस इज नॉट द रिस्पॉन्स, दिस इज द फोर्सिंग फंक्शन। तो पी वन टी जो है वो ये पल्सेस इस तरीके से चले जा रहे हैं, और पी टू जो है वो टी डी टाइम पर शुरू हो रहा है, जो कि आप इस टाइम टी डी के ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यह अगर आप देखेंगे तो पी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक नॉर्मल आपके पास जो हार्मोनिक फोर्स थी, और ये भी इसी तरीके से नॉर्मल हार्मोनिक फोर्स है, लेकिन दिस हार्मोनिक फोर्स स्टार्ट्स व्हेन टाइम इज टी माइनस टी डी। तो जो हार्मोनिक फोर्सेस के आपके पास जो हमने सोल्यूशन किए थे वो सोल्यूशन ला के आप यहाँ पुट इन कर देंगे, दो अलग अलग फोर्सेस के सोल्यूशन, उन दोनों को सम अप कर देंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा पल्स का, ठीक है। उसमें फिर आप देखेंगे कि आपका टाइम टी डी कितना है, उस टीम को आप टी डी के ऊपर एंड कर देंगे तो आपको टी डी तक का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और अगर टी डी के बाद भी पल्स चल रही है तो फिर आप माइनस की तरफ चले जा सकते हैं, जो आपका पी टू टी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हाफ साइकिल साइन पल्स का आप ले सकते हैं। और थर्डली जो हम जिस फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्राइंगुलर पल्स। सिमेट्रिकल ट्राइंगल होगी, जो जितनी राइज ये हो रहा है उतना ही उसका डाउन ये चले जाएगा, या फिर ये राइज मल्टीपल राइज हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो ये एक राइज था और सिमेट्रिकल उसके अंदर एक फॉल था, तो रैम्प फंक्शन कहलाता है। द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज कम फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द रैम्प फोर्स। जो रैम्प फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो रैम्प फोर्स के रिस्पॉन्सेज को अगर आप देख लेंगे तो एक पॉजिटिव रैम्प है, एक नेगेटिव रैम्प है। तो जो रिस्पॉन्स वहाँ हमने पॉजिटिव रैम्प का पढ़ा था, उसके अंदर अगर हम उस फोर्सिंग फंक्शन को नेगेटिव ले लेंगे तो फिर नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे। तो ये तो वो मेथड है जो कि सुपर पोजिशन का मेथड है, ठीक है। तो सुपर पोजिशन का मेथड को इस डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज वी ऑलरेडी नो द रिस्पॉन्सेज ऑफ दो सुपर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा नॉलेज है, वी कैन यूज दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज। या फिर ये है कि आप डोमेल्स इंटीग्रल, जो कि हमने जो वो इस्तेमाल किया था लास्ट लेक्चर में, वो बाय यूजिंग द डोमेल्स इंटीग्रल किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीन हमने तरीकाकार को पढ़े ना, एक क्लासिकल मेथड, नंबर 2 पे हमने पर देख लिया कि डोमेल्स इंटीग्रल, नंबर 3 पर कह दिया सुपर पोजिशन। तो डोमेल्स इंटीग्रल का इस्तेमाल तो वहाँ लास्ट लेक्चर में हो गया। तो बाय यूजिंग द डोमेल्स इंटीग्रल वी फाउंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ फोर्सेज, ठीक है। और उन फोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने सुपर पोजिशन कर लिया कि एक रैम्प चल रही थी, उसके बाद रैम्प डाउन चल रही थी, पॉजिटिव रैम्प नेगेटिव रैम्प, दोनों रैम्प के पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पॉन्सेज को आपने सम अप किया, सुपर पोजिशन जो कहला रहा है, तो आपने रिस्पॉन्स मिल गया ट्रायंगुलर पल्स का। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर पल्स का रिस्पॉन्स था, वो आपने देख लिया। इसी तरीके से जो हाफ साइकिल का था, हाफ साइन पल्स जो थी, उसका भी आपने रिस्पॉन्स देख लिया। तो ये सुपर पोजिशन मेथड इस तरीके से इसके अंदर काम करता है। तो ये अगर आप देख रहे हैं P1T है, ये P2T है जो कि नेगेटिव में चल रहा है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। और ये P3T है। तो ये रिस्पॉन्सेज वो रिस्पॉन्सेज जो आपने ये रैम्प फोर्सेस के लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो रिस्पॉन्सेज को ला करके आप ठोक सकते हैं, ठीक है। तो ये TD/2 पर अगर आप देखेंगे तो TD/2, ये TD था, ये TD/2 के ऊपर आपकी नेगेटिव रैम्प हो रहा है। तो ये नेगेटिव रैम्प आप देख रहे हैं TD/2 पर है। और उसके बाद जब TD हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो अगर यहाँ आपका ये सिंगल पल्स शुरू हो रही है तो फिर आप यहाँ से TD से ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स, वेयर एग्जैक्टली दैट फोर्स इज स्टार्टिंग टू इंड्यूस, अगर वो TD टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो ये फोर्सिंग फंक्शन P3 हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव रैम्प TD/2 पर हो रही है तो आपके पास P2 हो जाएगा, और अगर 0 से स्टार्ट हो रही है रैम्प तो P1 हो जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, यू कैन यूज दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द सुपरपोजिशन, एंड दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द डोमेल्स इंटीग्रल। सो ऑल टुगेदर अब आप ये देख लें कि जो सेकंड और थर्ड मेथड था उसका हमने तरीकेकार देख लिया। अब जो फर्स्ट मेथड है क्लासिकल मेथड, दैट वुड विल स्टडी इन डिटेल, ओके। So thus the third method involved the adopting the existing results, जो हमारे पास नॉलेज था, and manipulating them, जो मैंने कह रहा था ना, उसको एडजस्टमेंट करनी है, मैनिपुलेट करना है, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। जो आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से आपने उस रिजल्ट को, जो लास्ट लेक्चर के हमारे रिजल्ट थे, 3 हमने लेक्चर
लास्ट जो सैटरडे था उसमें मैंने अपलोड किए थे, उसके जो 3 रिस्पॉन्सेज हैं उसको आप अपने नीड के हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि भाई आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा, रैम पॉजिटिव चल रही है, रैम नेगेटिव चल रही है, साइन पल्स पूरी है कि या हाफ है, ठीक है, स्टेप फोर्स पूरी है या नहीं है, वो ख़त्म होकर नेगेटिव में जा रही है या नहीं जा रही है। तो ऑल टुगेदर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, यू कैन यूज़ दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज टू गेट द रिस्पॉन्स ऑफ दैट बाय यूजिंग द सेकंड एंड द थर्ड मेथड। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द फर्स्ट मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वो फिर क्लासिकल मेथड है। सो वी प्रेफर टू यूज़ द क्लासिकल मेथड in evaluating the response of the single degree of freedom system to pulse forces because it is closely tied to the dynamic of the system। जो क्लासिकल मेथड है वो डायनेमिक ऑफ द सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। जाहिर सी बात है वो जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्लासिकल मेथड से, वो हमारे एक्चुअल जो डायनेमिक हो रही है स्ट्रक्चर जिस तरीके से रिस्पॉन्सेज देता है उससे बहुत क्लोजली मैच करता है। तो दैट्स वाई क्लासिकल मेथड वुड बी एडॉप्टिंग दैट। So using the classical method, the response to pulse force will be determined in 2 phases। तो एक वो फेज़ होगा जिसके अंदर आपके पास फोर्स चल रही है, चाहे वो रैम्प थी, चाहे वो स्टेप थी, और चाहे वो हाफ साइकिल पल्स थी। तो एक वो फोर्स था जिस टाइम पीरियड में आपके पास फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं। चूँकि पल्स है, पल्स का मतलब ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रही है, जिस हमने बताया कि अर्थक्वेक में है जो एयर प्रेशर ब्लास्ट करता है जनरेट स्ट्रक्चर के ऊपर, वो है, तो वो ब्लास्ट वो फिर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो वो दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जिस फोर्सिंग पीरियड है उस फोर्सिंग का रिस्पांस, एंड देन जब फोर्स एंड हो रही है तो फिर स्ट्रक्चर का जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस है वो 2 रिस्पॉन्सेज 2 फेजेस में इस तरीके से स्ट्रक्चर एक्ट करेगा। सो द फर्स्ट इज द फोर्स वाइब्रेशन फेज, जो मैंने एक्सप्लेन किया, विच कवर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्साइटेशन। जिस ड्यूरेशन में एक्साइटेशन आपके स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रही है वो आपका फर्स्ट फेज़ होगा, ठीक है। तो उसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और जो फर्स्ट फेज़ का एंड होगा दैट विल गिव अस द इनिशियल कंडीशन। जिस तरीके से आपने डोहेमिल में भी देखा था, जो फर्स्ट फेज़ का जो फोर्सिंग का एक्साइटेशन फेज़ का एंड है दैट गिव्स अस द फ्री वाइब्रेशन। अगर वहाँ आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी मिल जा सकती है और एक्साइटेशन एंड हो रही है, तो फिर जो एंड फेज़ की जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है दैट विल जो है इंड्यूस करेगा फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स इनटू द स्ट्रक्चर। सो द सेकंड इज द फ्री वाइब्रेशन फेज विच फॉलोज द एंड ऑफ द पल्स फोर्स। तो पल्स फोर्स के एंड पे जो भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मिलती है आपका, वो सेकंड फेज जो होगा वो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वहाँ एक्साइटेशन नहीं हो रही। तो होपफुली अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इतनी इंशाल्लाह बन चुकी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जैसे जैसे मैं बोलते चला जा रहा हूँ आपको समझ में इंशाल्लाह आती चली जा रही हैं। ये नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शुरू के लेक्चर आपको समझ में नहीं आए। दे विल हैव टू गो बैक, यू विल हैव टू रीवॉच दोज लेक्चर, यू विल हैव टू, आपको दोबारा उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आप उसको दोबारा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। सो अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दिस इज़ मेथड, ये वरिंग पॉइंट है, यहाँ आपका माथा खटकना चाहिए और नॉकिंग शुरू होनी चाहिए विद समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग ओवर द लास्ट 10 वीक्स। 10 वीक में अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, और द थिंग दैट हैज़ गॉन रॉन्ग इज़ दैट यू हैवंट पेड इनफ अटेंशन, यू हैव नॉट पेड इनफ टाइम। आप ना टाइम दे रहे हैं उसको, ना उतनी अटेंशन दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम दे दें अटेंशन ना दें। तो यू विल हैव टू पे अटेंशन, यू विल हैव टू पे टाइम। टाइम स्पेयर करें, अटेंशन के साथ उस लेक्चर को देखें। नहीं समझ में आती लास्ट लेक्चर में भी तो डू आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज़ आपके लिए चीज़ देखते चले जा रहे हैं कि चीज़ जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर नई चीज़ आपके पिछले नॉलेज को इस्तेमाल कर रही है। और अगर आपने पिछला नॉलेज नहीं लिया हुआ है तो आपके हर नई चीज़ भी उतनी मुश्किल हो जाएगी जितनी पुरानी चीज़ है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स फोर्स। हमने सुपरपोजिशन मेथड से रिस्पॉन्स ऑफ द सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स फोर्स देखा है। नाउ वी विल सी द क्लासिकल मेथड के, उससे हम किस तरीके से इस पल्स फोर्स का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। क्योंकि जो क्लासिकल मेथड हो गया उससे जो हमें इक्वेशन मिली होगी, उस इक्वेशन के को जब हम प्लॉट करेंगे उससे जो फिगर मिलेगी, उससे जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे दैट विल, जो नॉलेज हमारा जिससे बूस्ट होगा वो दैट वुड बी वेरी मच यूजफुल। ठीक है जी। तो जो रेक्टेंगुलर पल्स फोर्स इज शोन इन द फिगर, ये वो रेक्टेंगुलर पल्स फोर्स है जो हमने पहले भी दिखाई थी। अब हमने जिस तरीके से पहले कर रहे थे इसकी इक्वेशन हम बना लेते थे कि इक्वेशन क्या है। तो डेफिनेटली इक्वेशन 2 पार्ट में होगी। एक वो पार्ट होगा जो कि 0 से TD वाला होगा, और एक वो पार्ट होगा जो TD से ग्रेटर होगा। तो दिस इज द इक्वेशन
MU डबल डॉट अनडैम्प्ड सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि डैम्पिंग हमने देख लिया है कि जो होती भी है बहुत नॉमिनल होती है, और जिस रेंज के अंदर ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके अंदर डैम्पिंग का इफेक्ट इतना ज़्यादा आता ही नहीं है। डैम्पिंग तो तब आती है ना जब आप मुस्तकिल फोर्सेस लगा रहे हैं, एक ऐसी फोर्स है जो उसके ऊपर लगी हुई है, तब फिर जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, जो एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म है, वो इतने इंड्यूस होते हैं कि उस एनर्जी को वो डिसिपेट करते हैं। यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर डैम्पिंग की जो सिग्निफिकेंट है वो बिल्कुल नलिफाई हो जाती है। तो इफ़ यू डू नॉट कंसिडर द डैम्पिंग, इट डजंट मैटर फॉर द पल्सेस, not for the harmonic excitation, not for the type of excitation that we have been studying so far. So the type of excitation that we are studying right now is the pulse force. Pulse force means the excitation is for the very short period of time, and for that short period of time the dissipating mechanism will not have that much time to response to that excitation कि फिर उस एनर्जी को डिसिपेट करे। ये तो एकदम से एनर्जी आती है ना, तो इसलिए बड़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। अगर आप ये देखते हैं, जब अभी तक आपने जो लास्ट उस लेक्चर में पढ़ा होगा, जो इम्पल्स को हमने पढ़ा था, तो ये जो एनर्जी होती है बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है दैट इज़ बहुत ज़्यादा होता है। हमने लास्ट उसमें लेक्चर में देखा था तो 2 टाइम आपको मोस्टली हर उसमें आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे। तो एनी हाउ, तो पी टी है, तो पी टी यहाँ क्या है कि इस पी नॉट है व्हेन टाइम इज लेस देन और इक्वल टू टी डी। जब टाइम आपके पास लेस देन है या इक्वल टू टी डी है तो आपके पास पी टी जो है वो पी नॉट है। एंड व्हेन पी टी इज़ ज़ीरो व्हेन टाइम इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी डी। तो यहाँ आके टी डी जो टाइम जो फोर्सिंग फंक्शन है वो ज़ीरो हो रहा है इससे ग्रेटर पे, इससे जहाँ तक नीचे है तो वो पी नॉट है। तो ये आपने फोर्सिंग फंक्शन की इक्वेशन बनाई। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे थ्रू क्लासिकल मेथड। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो विद एट रेस्ट इनिशियल कंडीशन वी आर अज्यूमिंग, वी आर सेइंग दैट व्हेन टाइम इज जीरो एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट योर स्ट्रक्चर वाज एट रेस्ट। इसके अंदर ना वेलोसिटी थी ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज इक्वल टू जीरो वुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एंड बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर जीरो एट। सो वी आर सेइंग कि भाई ये जो कंडीशन है वो एट रेस्ट इनिशियल कंडीशन कहलाती हैं। ठीक है, तो जो एनालिसिस होगा जिस तरीके से हमने पहले भी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि 2 फेजेज में चलेगा। एक वो फेज़ होगा जो एक्साइटेशन फेज़ होगी, और एक वो फेज़ होगा जो कि फ्री वाइब्रेशन फेज़ होगा। तो हम देखते हैं कि वो 2 फेजेज किस तरीके से हमारे पास आते हैं। तो फोर्स वाइब्रेशन फेज जो पहला वाला फेज है, ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेप फोर्स। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो स्टेप फोर्स थी उसका हम फंक्शन को यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय इक्वेशन 432। जो 432 जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें जो स्टेप फोर्स का रिस्पॉन्स था वो ये था। हमने यहाँ दोबारा उसको रिप्रोड्यूस किया है फॉर कन्वीनियंस। So repeated it for convenience is distinct. So this was the response when time is less than or equal to TD, and we are calling this to be equation number 2. This is the same response that we had in the last lecture. तो आप अगर बुक को देख रहे हैं तो बुक में इक्वेशन नंबर 432 है, और अगर आप मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या लेक्चर को देख रहे हैं तो यू विल हैव टू गो टू द लास्ट लेक्चर इन विच विल आई डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन द स्टेप फोर्स। जो जहाँ स्टेप फोर्स की डिस्कशन की हुई थी वो लेक्चर को आप देख लें, उस पर पावर पॉइंट को देख लें, तो द सेम इक्वेशन वहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दी है, और वी आर यहाँ हमने उसको नाम दे दिया इक्वेशन 432 को इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो द नेक्स्ट फेज, अब ये तो फ्री फोर्स वाइब्रेशन फेज का हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो फ्री वाइब्रेशन फेज का जो क्या होगा कि आफ्टर द फोर्स एंड्स एट टी डी, क्योंकि टी डी के ऊपर फोर्स एंड कर रही है, द सिस्टम अंडरगोज फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन पे अंडरगो करेगा। कैसी होगी फ्री वाइब्रेशन? तो ये जो यू टी यहाँ से आपको जो रिस्पांस मिल रहा है ना यू टी का, तो यहाँ आप टी इज इक्वल टू टी डी डाल देंगे, तो दैट वुड गिव यू द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल लेंगे तो दैट वुड बी द वेलोसिटी, और उस फर्स्ट डिफरेंशियल में टी की जगह पे टी डी डाल देंगे, जो वही चीज़ है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर द फोर्स एंड एट टी इज इक्वल टू टी डी द सिस्टम अंडरगोज फ्री वाइब्रेशन डिफाइंड बाय मॉडिफाइंग इक्वेशन 213 अप्रोप्रिएटली। जो 213 फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स है चैप्टर नंबर 2 का, जो फ्री वाइब्रेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे वो आपने पता था कि ए कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, एंड ए वाज द इनिशियल वेलोसिटी एंड बी वाज द ए वाज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट and b was the initial velocity. So we are saying कि जो time है अब वो td है, the displacement at time td, you can see the velocity at the time td, because at this particular time the जो excitation है वो ends हो रही हैं, और बाकी जो चीज़ है वो t जो है वो t माइनस टी डी टी माइनस, तो सेम रिस्पॉन्स है, वो सिर्फ मैंने मैनिपुलेशन की है अपने
जो कंडीशन थी उसको फिट इन करने के लिए. वी आर कॉलिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ वी हैव द फोर्स वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, वी हैव द फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स. वी विल सी कि कब फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स जाता है, जब जाएगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिलेगी. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जीरो मिल जाती है तो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स विल नॉट बी देयर, द सिस्टम विल कम बैक टू द स्टैटिक पोजीशन, जो कि आपने उस फोर्सिंग जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी देखा था. तो एनी हाउ ये सारे कंसेप्ट पुराने हैं तो इसलिए मैं रिपीट फिर भी कर देता हूँ ताकि आपका नॉलेज दोबारा से वो रिफ्रेश हो जाए. ठीक है. सो दिस फ्री वाइब्रेशन इज इनिशिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द मास एट टाइम t इज इक्वल टू टी डी, डिटरमिन्ड फ्रॉम द इक्वेशन t. इस इक्वेशन 2 में जब टाइम को आप टी डी डालेंगे उससे जो आपको वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो आप इसके अंदर पुट इन करेंगे तो आपको फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स मिल जाएगा. So we have the force vibration response and we now have the equation of the free vibration response. We can sum these together like we did in the superposition method to get the total response and we will plot that. Okay, so let's move ahead and see. So this is the displacement when time is equal to td. If you want to know the initial displacement at the end of the forcing function, so this would be the initial displacement and this would be the initial velocity for the free vibration response, right? And we are calling these जो दो इक्वेशन आई हैं we are calling them to be equation number 4. तो अब हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, हमें फोर्स वाइब्रेशन रिस्पांस भी मिल गया, हमें फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस भी मिल गया और उस फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस के हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई. तो पेन हमारे सारे ख़त्म हो गए. अब हमने करना सिर्फ ये है कि इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे कवर करना है. तो सब्सटीट्यूटिंग दीज इन इक्वेशन 3 वुड गिव द रिस्पॉन्स लाइक दिस व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी. दिस इज द फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स. ओके, which can be simplified using a trigonometric identity to be this thing. मजीद इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. So this is the free vibration response. So expressing omega n is equal to 2 pi upon Tn, we already know कि अगर आपने Tn और omega n की जो रिलेशनशिप है वो ये होती है and using the trigonometric identities enable us to rewrite these equation as this thing. आप इस इक्वेशन को फिर इस तरीके से के अंदर भी लिख सकते हैं. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की, हमें इक्वेशन मिल रही है, हम इस इक्वेशन को अपने सामने रखेंगे और इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करेंगे कि ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है. ठीक है जी. तो इससे हमें दो चीज़ें मिल लेंगी. हम जो हमारी इंटरेस्ट की चीज़ है, एक तो रिस्पांस हिस्ट्री है कि भाई एक्साइटेशन फेज से लेकर फ्री वाइब्रेशन फेज तक स्ट्रक्चर किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, और फिर हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स क्या है. एक तो जनरलाइज रिस्पॉन्स हिस्ट्री है थ्रू आउट कि भाई एक्साइटेशन फेज में क्या है और फ्री वाइब्रेशन फेज में क्या है, एंड देन वी विल सी कि भाई जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो हमारे पास क्या आ रहा है. ठीक है, तो रिस्पॉन्स हिस्ट्री को देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर देख रहे हैं तो टी डी अपॉन टी एन का फंक्शन है, क्योंकि साइन जो है इज डिपेंडेंट, पाई इज कॉन्स्टेंट, साइन जो फंक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टी डी अपॉन टी एन. तो दिस इज द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन फेज to the natural frequency of the natural time period of the structure. So the normalized deformation ut upon ust naught, which is this thing, you have normalized this thing. हम देख रहे हैं कि भाई स्टैटिक के मुकाबले में, नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं. तो ust naught इज स्टैटिक डिफॉर्मेशन एंड विल सी कि भाई स्टैटिक के मुकाबले में उसकी रिस्पॉन्स कितना चल रहा है. ठीक है, तो गिवन बाय द इक्वेशन 2 and 5 इज अ फंक्शन ऑफ t अपॉन टी एन. हमने देखा है कि ये t अपॉन टी एन का फंक्शन है. सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ टी डी अपॉन टी एन, द रेशियो ऑफ द पल्स ड्यूरेशन. टी डी इज द पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल वाइब्रेशन पीरियड ऑफ द सिस्टम. सेपरेटली नहीं हो रहा है, नॉट सेपरेटली ऑन टी डी और टी एन. ऐसे नहीं है कि टी डी इसके साथ अलग है, इसके रेशियो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो यहाँ जो बात समझने की आ रही है कि जो पल्स एक्साइटेशन होगी उसके अंदर जो चीज़ की रोल प्ले कर रही है वो जो रेशियो है ऑफ द पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड, सेपरेटली नहीं कर रही. तो अगर आप जो पल्स ड्यूरेशन को जितना शॉर्ट करेंगे, जितना लॉन्ग करेंगे, तो आपका जो रिस्पांस होगा दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन दैट. तो अगर ब्लास्ट आपका ज़्यादा देर तक रह रहा है तो फिर उसका और इफेक्ट आएगा. ब्लास्ट एक छोटी टाइम के लिए हुआ है तो उसका कोई और रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, तो जो पल्स ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, क्योंकि जो नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रक्चर का दैट इज़ कांस्टेंट. जो भी आपने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसका नेचुरल टाइम पीरियड है, लेकिन जो पल्स ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी मच क्रूशल. वेदर ये अगर आपकी पल्स जो है वो अर्थक्वेक आ रहा है तो वो भी अगर कोई पल्स की फॉर्म में आ रहा है तो वो उसकी कितनी देर के लिए आ रहा है,
अगर ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो आपके पास खतरा उतना बढ़ता रहेगा, कम देर टाइम के लिए रहेगा तो हम देखेंगे कि खतरा कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो दैट डिपेंड अपॉन दी पल्स ड्यूरेशन, जो उसके जो ड्यूरेशन को ज़ाहिर हमने स्टडी करेंगे कि कौन सी कितनी पल्स ड्यूरेशन हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है और कौन सी और कितनी पल्स ड्यूरेशन हमारे लिए कम नुकसानदेह है। तो बात समझने की जो यहाँ ये थी कि TD और TN पे सेपरेटली डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेशो। सो ये जो रिस्पॉन्स है जो आपको यहाँ मिला हैज़ बीन प्लॉटेड इन फिगर 2 फॉर सेवरल वैल्यूज़ ऑफ TD अपॉन TN, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अब हम यहाँ इसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ अगर आप जो पहली 4 फिगर में देख रहे हैं तो 1/8 है रेशो, 1/4 है, 1/2 है और 1 है। तो ये इन 4 रिस्पॉन्सेज के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो था ये एक्साइटेशन फेज था और उसके बाद ये जीरो फेज था जब आपके पास फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ड्यूरेशन बहुत कम थी, 1/8 थी, नेचुरल टाइम पीरियड अगर स्ट्रक्चर 1 सेकंड में पूरा कर रहा है तो उसका नेचुरल टाइम पीरियड 1 सेकंड हो गया, उसका भी अगर 1/8 है तो 1/8 इज़ वेरी मच लेस देन ना। तो अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है तो ये जो डैश लाइन है ये स्टैटिक रिस्पॉन्स है, उसके मुकाबले में देखेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स इतना आ रहा है। जब आपने उसको डबल कर दिया 1/4 तो आप देखेंगे स्टैटिक को यहाँ टच करता हुआ मज़ीद आगे चल रहा है। तो अब हम इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आप डिफ्रेंशिएट आप बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ये 1 वाली है। हालांकि यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो आपकी जो पल्स है वो ख़त्म हो रही है, पल्स ख़त्म होने के बाद भी आपका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ भी आपका पल्स ख़त्म होने के बाद स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ भी पल्स आपकी ख़त्म हो गई स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द पल्स एक्साइटेशन आप देख सकते हैं जब पल्स एक्साइटेशन ख़त्म हो रही है तो आपको क्या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिल रही है। तो इन तमाम केसेस में अगर आप 1/8, 1/4 और 1/2 में देखेंगे तो इट हैज़ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट एंड इट हैज़ सर्टेन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई द सिस्टम वुड वाइब्रेट इवन एट द एंड ऑफ द एक्साइटेशन फेज एंड दैट एक्साइटेशन वुड बी फ्री वाइब्रेशन। बट इफ़ यू अगर आप यहाँ गौर करें जो TD अपॉन TN अगर 1 है, अगर आपका जो नेचुरल टाइम पीरियड और जो पल्स ड्यूरेशन है वो बिल्कुल सेम है, तो फिर होता क्या है कि आपके पास जो एट द एंड ऑफ द एक्साइटेशन फेज है वो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एंड नो वेलोसिटी एंड द सिस्टम कम्स टू द स्टैटिक जीरो रिस्पॉन्स पर। ये अगर आप लाइन देखते हैं तो जीरो है, ये जो डैश लाइन है ये स्टैटिक रिस्पॉन्स है, तो सिस्टम बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा। अगर आपका पल्स ड्यूरेशन इज इक्वल टू द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर, तो एट द एंड ऑफ द एक्साइटेशन फेज आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल दोबारा अगर ये घूमा भी है तो ये इसने एक चक्कर लगाया। अगर आप 1 वाले में देखें तो ये 0 से लेकर के स्टैटिक के मुकाबले में एक चक्कर लगा के ये दोबारा अपनी जगह पे स्टैटिक हो गया। लेकिन अगर आपके पास इस ग्रेटर देन और लेस देन 1 है, मतलब फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, होल फिगर में नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स भी आएगा। ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट फिगर में भी नजर आएगी। तो यहाँ जो आल्सो शोन इज द डैश लाइन इज द स्टैटिक सोल्यूशन, ये जो 1 वाली डैश लाइन है ये स्टैटिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर ये फोर्स स्टैटिक फोर्स इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स आप स्टैटिक लगा रहे होते तो फिर आपको डैश के मुकाबले मिल रही होती। तो अगर आप देख रहे हैं जो सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है वो अबाउट द स्टैटिक रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो मूविंग हेड जब आप रेशियो 1.25, 1.5, 1.75 और 2 तक ले जा रहे हैं तो आप देखते जाएं कि जैसे जैसे अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे आपके पास पल्सेस भी कंप्लीट नहीं आ रहे, एक कंप्लीट साइकिल भी नहीं हो रहा। अगर आपके पास टाइम पीरियड ये जो ड्यूरेशन रेशियो है ये जितना छोटा है तो ये आपके पास देखें कि पल्स की भी पूरे नहीं हो रहे। यहाँ तक ही पहुँचा था, यहाँ इतनी पल्स आई, यहाँ तकरीबन इतनी पल्स आई। लेकिन अगर आप यहाँ देखें इस फिगर के अंदर तो आप देखेंगे कि ये इस फेज़ के अंदर ये सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है अबाउट द स्टैटिक एंड एज सुन एज दिस ये एंड जब करता है तो फिर ये कैसा रिस्पॉन्स था स्टैटिक, और ये फिर उसका बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स के एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन। ये जो एक्साइटेशन फेज़ है सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है स्टैटिक, ये ज़ीरो फेज़ पर, और ड्यूरिंग द एक्साइटेशन फेज जो सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है वो अपने स्टैटिक के अगेंस्ट कर रहा है। स्टैटिक मतलब ये मैंने फोर्स लगाई, ये रिस्पॉन्स ये स्टैटिक था, तो ये रिस्पॉन्स आपने पकड़ लिया। अब जब अगर आप यही फोर्स के ऊपर आप पल्स की सूरत में लगा रहे हैं तो सिस्टम स्टैटिक के अबाउट मूव करेगा, यहाँ यू, ठीक है। और अगर ये जो आपकी ड्यूरेशन थी वो होल फिगर में आ रही है तो सिस्टम फिर क्या करेगा कि जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। ये आपके पास जीरो पोजीशन थी, ये आपके पास स्टैटिक पोजीशन थी। तो अगर आपके पास एक्साइटेशन फेज के एंड के ऊपर आपके पास होल फिगर नहीं है तो सिस्टम वुड रिस्पॉन्स अबाउट दिस, और जितनी जितनी आप एक्साइटेशन बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर साइकिल आएगा। लेकिन अगर आपके पास होल फिगर में है तो सिस्टम ने यहाँ रिस्पॉन्स करने के बाद यहाँ आ गया,
और फिर कोई इसके पास रिस्पॉन्स नहीं आई और ये सिस्टम आपके पास स्टैटिक पोजीशन में चला गया। तो आई होप कि ये आपको ये मेरी जो कर्तव्य निगारी थी इससे कुछ ना कुछ बात की समझ में आई है। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन अगर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पल्स ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पल्स ड्यूरेशन अगर फोर्सिंग जो एक्साइटेशन फेज़ है वो लंबा है तो फिर आपके लिए ख़तरनाक हो रहा है। और अगर आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज है वो 2 को टच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ भी 2 को टच कर रहा है, यहाँ भी 2 को टच कर रहा है। लेकिन अगर आप दोबारा इस चीज़ को देखें 2 वाले चीज़ को होल नंबर है तो यहाँ पर आपके पास एट द एंड ऑफ द एक्साइटेशन फेज योर सिस्टम कम बैक टू द जीरो पोजीशन। दिस इज द जीरो पोजीशन, दिस 1 इज द स्टैटिक पोजीशन। तो आपके पास सिस्टम किस पे आ गया, दोबारा स्टैटिक पोजीशन पे आ गया। इसी तरीके से अगर आप 2.5 2.25 और 2.5 और इस तरीके से 3 तक चलेंगे तो 1 2 3 अगर होल आ रहे हैं तो रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि भाई ये जो है वो स्टैटिक जीरो पोजीशन पे चला जाएगा। और पल्स जो नतीजा हमें मिल रहा है कि पल्स ड्यूरेशन को बढ़ाने से नंबर ऑफ साइकिल जो है वाइब्रेशन के वो बढ़ रहे हैं। जितनी छोटी पल्स होगी उतना छोटा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 कंक्लूजन थी जो कि हम यहाँ सम अप कर देते हैं। ये वही बात थी जो हमने वहाँ लिखी थी। अच्छा, सो द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स इज सीन टू वेरी ग्रेटली। हम देख रहे हैं कि बहुत ग्रेटली इसने वेरी किया है बाय चेंजिंग जस्ट द ड्यूरेशन TD। जो पल्स ड्यूरेशन को आप चेंज करने से हमने नोट डाउन किया कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा। हाउ एवर नो मैटर हाउ लॉन्ग द ड्यूरेशन द डायनेमिक रिस्पॉन्स इज नॉट क्लोज टू द स्टैटिक सोल्यूशन बिकॉज द फोर्स इज स्टडी राइट। जितनी छोटी भी अगर आपने देखा कि पल्स थी, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ इस फिगर में देखें तो जितनी छोटी भी इवन पल्स थी तो आपके पास जो एक्साइटेशन थी वो अच्छी खासी थी। यहाँ अगर आप 1/8 केस में जो कि बहुत माइन्यूट है 1/8 के केस में देखेंगे तो दिस वेरी मच क्लोज टू द स्टैटिक। बट एज अगर 1/4 में देखेंगे तो आपकी देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1.75 के ऊपर चली गई है। ये 2 था, ये 1.5 था तो 1.5 तक चली गई। ठीक है, हाफ में आप देख रहे हैं तो बिल्कुल 2 को टच कर लिया। तो यहाँ जो बता रहा है वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाने की यहाँ कोशिश की है मैंने कि हाउ एवर नो मैटर हाउ लॉन्ग द ड्यूरेशन whether it is a short whether it is a long the dynamic response is not close to the static solution except जो हमारा 1 केस था 1/8 वाला उसके अलग से आप लेकर चलेंगे तो 1/4 जो 0.75 एंड देन 1 तमाम के तमाम में जो एक्साइटेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, रिस्पॉन्स जो था बहुत ज़्यादा था और जो फोर्स जो थी वो चूँकि सडनली अप्लाइड थी तो उसका अफेक्ट भी फिर उसी हिसाब से ज़्यादा आया। सो वाइल द फोर्स इज अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर द सिस्टम ऑसिलेट अबाउट द शिफ्टेड पोजिशन। जब सिस्टम पे फोर्स लग रही है तो सिस्टम अपनी शिफ्टेड पोजीशन जो ये मैंने बताया था ना ये शिफ्टेड पोजीशन है, इस शिफ्टेड पोजीशन के अबाउट सिस्टम मूव करेगा। ठीक है, और किस पर, एट इट्स ओन नेचुरल टाइम पीरियड। और ये जो वाइब्रेशन होगी उसके अपने नेचुरल टाइम पीरियड के हिसाब से ही वाइब्रेशन होगी। तो ये कितनी वाइब्रेशन कितनी नंबर ऑफ साइकिल करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचुरल टाइम पीरियड। हर स्ट्रक्चर का जो अपना नेचुरल टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से वाइब्रेशन करेगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। आफ्टर द पल्स हैज एंडेड द सिस्टम ऑसिलेट फ्रीली अबाउट द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये आपके पास ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, ये आपके पास शिफ्टेड पोजीशन थी। तो पल्स एंड हो जाने के बाद फिर सिस्टम इसके अबाउट मूव कर रहा है। ड्यूरिंग द पल्स सिस्टम इज मूविंग अबाउट दिस थिंग, एज द पल्स एंड सिस्टम वुड मूव अबाउट दिस थिंग। ठीक है, विद नो डिके ऑफ मोशन, क्योंकि डिके ऑफ मोशन नहीं होगा, सिस्टम अनडैम्प्ड है तो फिर चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर हम जब डैम्पिंग को कंसीडर कर लेंगे तो जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स होगा वो फिर यहाँ आके अपना रोल प्ले कर लेगा। सो इफ TD अपॉन TN इज इक्वल टू होल नंबर 1 2 3 4 5 6 द सिस्टम स्टिल इन इट्स ओरिजिनल अनडिफॉर्म कन्फिगरेशन। ये हमने वहाँ भी डिस्कस किया था ड्यूरिंग द फ्री वाइब्रेशन फेज बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द मास आर जीरो। फ्री वाइब्रेशन हमें पता है जब स्टैटिक कब होगी, जब उसके अंदर फ्री वाइब्रेशन नहीं होगी। फ्री वाइब्रेशन कब नहीं होगी, जब उसके अंदर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, तो फिर उसकी फ्री वाइब्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ देख भी सकते हैं। जो तमाम 3 चीज़ें थी वो यहाँ भी मैंने दिखा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ मज़ीद 2 तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पहुँच जाने के बाद फिर हम दोबारा यहाँ पहुँच गए। ठीक है जी, तो ये दोनों स्लाइड्स को मैग्नीफाई करके भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो 3 रिज़ल्ट थे ये हमने बड़े डिटेल में मैंने आपको बयान भी कर दिए। अब यहाँ मैंने इसको रीड आउट भी कर लिए। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो ये दैट वाज द रिस्पॉन्स हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स में स्ट्रक्चर कितना दे रहा है। ठीक है, तो कहाँ चले गए, ये है।
सो ओवर ईच ऑफ दीज टू फेजेज, जो कि हमारे पास एक्साइटेशन फेज था और फ्री वाइब्रेशन फेज था, फोर्स वाइब्रेशन एंड फ्री वाइब्रेशन सेपरेटली, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स इज डिटरमिन्ड। चाहे दो, एक पहले हम इस फेज में देख लेंगे कि फोर्स वाइब्रेशन फेज में कितना था मैक्सिमम रिस्पॉन्स, एंड देन वी विल सी कि भाई जो फ्री वाइब्रेशन था उसके अंदर कितना था, क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज भी हमारे लिए मैटर करते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमने कंट्रोल करके रखनी है। सो द लार्जर ऑफ द टू मैक्सिमा इज द ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अब हम जो दो, क्योंकि मैक्सिमा मिल रहे हैं ना, एक फोर्स वाइब्रेशन फेज में और एक फ्री वाइब्रेशन फेज में, तो दोनों में से जो लार्जर होगा वो हमारा कंट्रोल कर रहा होगा मैक्सिमा। द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा और पीक्स दैट डेवलप इन द फोर्स वाइब्रेशन फेज डिपेंड्स अपॉन दिस रेशियो। हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनके रेशियो पर डिपेंड करता है। मोर सच पीक अकर्स एट द पल्स ड्यूरेशन लेंथन। हमने देखा कि पीक्स इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही थी जैसे जैसे पल्स ड्यूरेशन लेंथन हो रही थी। तो द फर्स्ट पीक अकर्स एट टी नॉट इज इक्वल टू Tn/2। जो एक नई ऑब्जर्वेशन यहाँ आई है, फर्स्ट पीक कब हो रही है, जब आपका नेचुरल टाइम पीरियड हाफ था। अगर टी नॉट हाफ टाइम पीरियड के ऊपर देखेंगे तो वहाँ आपको फर्स्ट आपको पीक मिलती है। जो वहाँ जो डिफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ 2 टाइम द स्टैटिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये जो फर्स्ट पीक मिली है ये Tn/2 के ऊपर मिल गई। फर्स्ट पीक किसी में भी आप देखेंगे तो वो Tn/2 के ऊपर मिल रही। तो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो कि यहाँ में मिले। जब टी नॉट आपके पास Tn क्या है, नेचुरल टाइम पीरियड है ना, तो ये दिस इज वन इज द नेचुरल टाइम पीरियड 1, तो ये इसके हाफ के ऊपर आपको पीक मिल रही है। ये मैं ये ले लूँ, ये इस जगह के ऊपर आपको पीक मिल रही है। या अगर पेन लेना है तो ये आपके पास हाफ, ये आपके पास हाफ, ये आपके पास हाफ। तो तमाम केसेस में जो इंटरेस्टिंगली जो चीज़ नज़र आती है वो आपको हाफ के ऊपर मिलती है। और वो कितनी मिल रही है, वो अगर आप इसको यहाँ से मैच कराएंगे तो ये 2, यहाँ से मैच कराएंगे तो 2, हर उसमें आपको 2 मिल रही है। ठीक है, तो ये दिस इज़ दी मैक्सिमम रिस्पॉन्स। The TD must be longer than Tn/2 for at least 1 peak to develop। अब अगर आप जाके वो पहले वाले रिस्पॉन्सेज को देखेंगे जहाँ 1/8 और 1/4 था, तो वहाँ पीक नहीं मिल रही थी। तो पीक के लिए ज़रूरी है कि आपका जो TD है दैट इज़ हाफ ऑफ Tn, देन यू विल गेट 1 पीक, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट द पीक। तो यही बात वो यहाँ कह रहा है, जो ऑब्जर्वेशन वहाँ भी हमने की थी कि फॉर एटलीस्ट 1 पीक टू डेवलप during the fourth vibration phase, if more than 1 peak is developed during this phase, they all have the same value। तमाम के अंदर वो सेम वैल्यू है, occurs at 3 Tn/2। तो सारे आप देखेंगे कि उसके जो हाफ वाला था उसका डबल पूरे एक साइकिल उसमें करते हैं, 1 तो 1.5, 2.5, 3.5। तो इस तरीके से आपको ये मिलते चाहिए जो पीक्स है। तो क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा को देख रहे हैं तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो अगेन कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ सेक्शन 4.3 जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, तो वो बिल्कुल यही रिस्पॉन्स हमें वहाँ भी मिल रहा था। तो एज अ कोरोलरी, इफ TD इज शॉर्टर देन Tn/2, नो पीक विल डेवलप ड्यूरिंग द फोर्स वाइब्रेशन फेज। हमने फिगर 2 में आपको दिखाया था, आप दोबारा जाके देख सकते हैं। एंड द रिस्पॉन्स इज सिंपली बिल्ड अप फ्रॉम 0 to U टाइम TD। जो भी आप TD रखेंगे वो उतना उस रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द पल्स इज गिवन बाय इक्वेशन 4a, री रिटन हेयर टू एम्फेसाइज। जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलती है एट द एंड ऑफ TD वो ये मिलेगी, जो हमने पहले भी डेवलप की थी, यहाँ उसको रिप्रोड्यूस कर दी है। ओके, सो द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द फोर्थ वाइब्रेशन फेज, इक्वेशन 6 and 7 कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर। क्योंकि इससे पहले हम डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर की टर्म में इसको देखते रहे, तो उसकी टर्म में अगर आप देखते हैं तो वो ये आ जाता है। तो RD इज इक्वल टू U0/UST0। मैक्सिमम रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं वो 2D है, जो 2 है। कब है, जब जो ड्यूरेशन रेशो है इसका इज़ ग्रेटर देन हाफ है। इफ़ द ड्यूरेशन इज़ लेस देन हाफ तो फिर आपके पास अब 1 पीक भी नहीं आ रही है, और वो पीक आप 1 माइनस इस फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। है तो वो साइनोसाइडल फॉर्म में, लेकिन वो 1 पीक से भी लेस है। तो कितना लेस है, तो 1 में से माइनस कॉज ये वाली टर्म लेस है उसके अंदर। ठीक हो गया। दिस रिलेशनशिप इज शोन एज द फोर्स रिस्पॉन्स इन फिगर 3a। ये फोर्स रिस्पॉन्स है, तो ये अगर आप देख रहे हैं ये वाली, और ये जो रिस्पांस है वो आपका फिर फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस है। और अगर आप ये 0, 1, 2 पे देख रहे हैं तो फिर ये 0 फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि होल नंबर पे नहीं है तो फिर फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस आएगा, जो कि इस सूरत में आएगा। तो ये फोर्स रिस्पांस इस सूरत में आ गया।
ठीक है। तो ये होपफुली मेरा ख्याल है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो पहले हम समझ चुके हैं उसी की बार बार रिपीटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग आ रही है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, समझा था, वो उसी की रिपीटेशन यहाँ भी आ रही है। सो इन समरी, तो यहाँ तक हमने पढ़ने के बाद हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि द डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर दैट डिफाइन द ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज दिस। जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आपको दे रहा है वो इससे आपको मिल जाएगा दोनों फेज के लिए। व्हेन योर जो रेशो था फोर्थ पल्स ड्यूरेशन और नेचुरल टाइम पीरियड का वो लेस देन हाफ है, तब भी आप इससे इज इक्वल टू 2 sin पाई टी डी अपॉन टी एन टर्म में लिख सकते हैं। एंड वन इट इज़ ग्रेटर देन हाफ, तो फिर दैट वुड बी ऑलवेज 2, इन एनी केस दैट वुड बी 2। ओके, सो क्लियरली आर डी डिपेंड्स ओनली ऑन 2 टी डी अपॉन, तो रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो क्योंकि ये यहाँ तो आपको अगर ग्रेटर देन हाफ है तो यू विल ऑलवेज गेट द होल नंबर एंड दैट इज ट्वाइस रिस्पॉन्स, स्टैटिक रिस्पॉन्स। बट इफ इट इज लेस देन हाफ, सो यू सी कि जो रिस्पॉन्स है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन टी डी अपॉन टी एन, देयर इज ऑल द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर कॉन्स्टेंट। 2 sin पाई इज कॉन्स्टेंट, तो ओनली थिंग दैट कैन वेरी हियर इज द ड्यूरेशन, पल्स ड्यूरेशन, जो रेशियो ऑफ जो है उस पर डिपेंडेंट कर रहा है, क्योंकि टी एन भी सम ऑफ स्ट्रक्चर का टी एन कॉन्स्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर उस जो अगर खुदा न खास्ता ब्लास्ट हुआ है उस विसिनिटी के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन ईच है डिफरेंट टाइम पीरियड, तो देन जो आपका टी डी अपॉन टी एन एफ और किस स्ट्रक्चर को ज़्यादा डैमेज कर रहा होगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि जो विसिनिटी में स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर कम डैमेज हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ एवरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ द पल्स ड्यूरेशन टू द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ दी जो भी आपके पास पल्सेस होती हैं वो दैट डिपेंड करता है उसका जो रिस्पॉन्स है उस स्ट्रक्चर के ऊपर कि क्या उसका नेचुरल टाइम पीरियड है, उसके मुकाबले में जो ड्यूरेशन ऑफ द पल्स है वो क्या है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो हम इसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो आप इस सूरत में आप लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल मैक्सिमम है वो ये है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो लाइन इसकी लग रही है ये हाफ वाली लाइन है। हाफ वाली लाइन के अंदर आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है आपके पास वो फिर छोटा आता है। तो ये जो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं कहाँ चला गया, ये है, ये चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में से नहीं लगेगी। ये चीज़ क्या है, दिस इज 0.5। तो लेस देन 0.5 के पर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ नॉट, ये 1 और इसके रेंज के अंदर रह रहा है, वो दैट इज़ डिपेंडेंट। कब ये अब ये चीज़ कब साइन 0 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1, तो ये जब सारी चीज़ आपके पास 90 होगी तो फिर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये तो ये 90 कब होगी, जब ये टी डी अपॉन टी एन की जो वैल्यू होगी। आप फिर एंगल निकाल के देख सकते हैं कि साइन पाई के साथ किस पाई को हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये जो चीज़ है वो 1 की इक्वलेंट हो जाए, क्योंकि साइन 0 इज़ 0, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो लेस देन आपके ऊपर आप देख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लेस देन 2 है, लेकिन अगर आपके पास टी डी अपॉन टी एन जो है वो हाफ या हाफ से ज़्यादा है तो फिर योर ओवरऑल जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी सेम एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो चीज़ है ये बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है, क्योंकि इस नाम इतना आपको बता देना है हमने कि जो जब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे तो फिर आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो व्हेन द एक्साइटेशन इज अ सिंगल पल्स, जिस तरीके से अब हमने देखा कि सिंगल पल्स ही, तो द टर्मिनोलॉजी शॉक स्पेक्ट्रम इज आल्सो यूज्ड, पर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को शॉक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो चीज़ हमारे पास इस टाइम आपको नज़र आ रही है यहाँ, ये क्या चीज़ है, ये शॉक स्पेक्ट्रम भी है। आप इसको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और अगर सिंगल पल्स है तो फिर आप इसको शॉक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो सम टाइम यू में आपको सुनने को मिले या देखने को मिले या पढ़ने को मिले शॉक स्पेक्ट्रम की टर्म, तो फिर नीड नॉट टू कन्फ्यूज। सो फिगर बी देन इज़ द शॉक स्पेक्ट्रम फॉर अ रेक्टेंगुलर पल्स। तो फिर हम शॉक स्पेक्ट्रम रेक्टेंगुलर पल्स का भी बनाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम हाफ साइकिल साइन पल्स का बनाएंगे। उसका जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम वो जो ट्रायंगुलर पल्स था उसके लिए लगाएंगे। जो शॉक स्पेक्ट्रम करेक्टराइजेज द प्रॉब्लम कम्प्लीटली। तो आपके पास जो भी स्ट्रक्चरल का जो किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर हो, अगर आपके पास ये शॉक स्पेक्ट्रम है तो फिर आप उस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स टू अस जो सिंगल पल्स स्टेप पल्स है उसका आप रिस्पॉन्स फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर फिगर वुड बी इनफ। तो फिर ये आपके पास ये इक्वेशंस हैं नहीं हैं तो दैट वुड ये मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। तो इफ़ यू हैव द शॉक स्पेक्ट्रम यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस रिस्पॉन्स ऑफ द सिंगल स्टेप पल्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्पॉन्स ऑफ हाफ साइन पल्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।